जय हिंद, वंदे मातरम। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न दोहराए जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हर परीक्षाओं में यहाँ से जो है प्रश्न बनते ही हैं। 1 से 2 प्रश्न क्वेश्चन बन ही जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 22 भागों में विभाजित किया गया है। 20 को सी को जो है लॉक कर दीजिएगा। 22 भाग हैं हमारे भारतीय संविधान में। यदि आर्टिकल पूछे यानी कि अनुच्छेद पूछे तो 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। ठीक है। अनुसूचियाँ पूछे प्रश्न में कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं, ध्यान रखें। ठीक है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है भाग पूछे तो फिर आप जाएंगे सी के साथ 22 भागों में। ध्यान रखना, सी को लॉक कर दीजिए। 22 भाग हैं भारतीय संविधान के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ध्यान रखें। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था स्थायी अध्यक्ष। लेकिन अस्थायी तौर पर सिर्फ 2 दिन के लिए चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत एक परिसंघ है या राज्यों का संघ है या अर्ध संघ है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो हम किसके साथ जाएंगे? राज्यों का संघ है। ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा राज्य है यानी कि कैसा देश है? राज्यों का संघ है। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, कनाडा की देन है। ध्यान रखना, कनाडा की देन है। ध्यान रखें, हम डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को है जो लॉक कर दीजिएगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल होने वाला है दोस्तों, ये बहुत ही इंपोर्टेंट। तो आर्टिकल अनुच्छेद 50 में इस बात का उल्लेख किया गया है। डी को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों कि किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किया गया है। कार्यपालिका में क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत का राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का प्रधान। और न्यायपालिका का प्रधान कौन होता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, मतलब सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखें, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है न्यायपालिका का प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में इस प्रकार का क्वेश्चन बन भी चुका है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। उपराष्ट्रपति को ए को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों, ए को लॉक कर दीजिएगा। उपराष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति। ध्यान रखें। ठीक है। प्रधानमंत्री को नहीं देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को भी नहीं देता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं देता है। जो उपराष्ट्रपति होता है उसको राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का महाधिवक्ता या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे सीजीआई भी कहते हैं। ध्यान रखें, सीजीआई भी बोलते हैं इसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखें। ठीक है। तो वही जो है राष्ट्रपति को अपने पद से पहले गोपनीयता की शपथ दिलवाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के पद पर कौन सबसे कम उम्र में आसीन हुआ, मतलब सबसे कम उम्र में पद पर बैठा? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वारा वेंकटगिरी या नीलम संजीव रेड्डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। तो नीलम संजीव रेड्डी के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों, डी को। नीलम संजीव रेड्डी जो है राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम उम्र में जो है पद पर बैठे हुए थे, नीलम संजीव रेड्डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और विजयी हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, वारा वेंकटगिरी। ठीक है। वारा वेंकटगिरी का क्या हुआ था? जी, कार्यवाहक राष्ट्रपति इसलिए बने थे क्योंकि उस समय राष्ट्रपति जो थे उनका निधन हो गया था। फिर उपराष्ट्रपति थे वारा वेंकटगिरी।
तो उपराष्ट्रपति जो होता है, जब राष्ट्रपति के पद पर बैठा होता है तो उसे राष्ट्रपति तो बोला जाता है, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर फिर राष्ट्रपति के चुनाव करवा लेना अनिवार्य है, ठीक है, इसलिए उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बोला जाता है। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, फिर उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, और इतने बावजूद इनको लगा कि मैं राष्ट्रपति पद पर जो है बैठ जाऊंगा और मतलब मुझे देश चुन भी लेगा, तो फिर जिसके बाद राष्ट्रपति मर गए, वारा वेंकट गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है, किसकी कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की, राज्य की संवैधानिक आपातकाल की, या वित्तीय आपातकाल की, या उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम, ध्यान रखना, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा सकता है, राज्य संवैधानिक आपातकाल भी लगा सकता है, और वित्तीय आपातकाल भी लगा सकता है, ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब देश में इमरजेंसी हो, ठीक है, मतलब जैसे कि देश में दंगे फसाद हो रहे हों, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी लगवा देता है। और बी क्या है? राजकीय संवैधानिक आपातकाल, मतलब राज्य में कोई भी सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है, या कुछ राज्य में विवाद हो गया है, जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है तो वहाँ बहुत जल्दी इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है। तीसरा क्या है? वित्तीय आपातकाल, जब देश पे सरकार पे बहुत ज़्यादा विपत्ति आने वाली हो, लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है, लेकिन कुछ संभावना बनी थी 1991 में, ठीक है, लेकिन फिर नहीं बन पाई और वित्तीय आपातकाल भी नहीं लगा हम पर। तो इस प्रकार के जो है 3 आपातकाल हैं देश में, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है तो उपर्युक्त तो सभी तीनों को कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी को लॉक कर दीजिए, 12 को कर सकता है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 को। यदि लोकसभा पूछा होता तो राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को। कितने सदस्यों को दोस्तों? 2 सदस्यों को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो 1 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी को लॉक कर दीजिएगा। आपातकाल में हमने पहले ही बताया था देश में इमरजेंसी 3 कारणों से ही लगती है, के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? जब भी देश में इमरजेंसी लग जाती है तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए दोस्तों बढ़ा दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। वैसे रहता है उनका 5 साल है, 5 साल पहले भी लोकसभा भंग करवा दी जा सकती है, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर देता है। लेकिन देश में क्या होता है, जब इमरजेंसी लग जाती है तो उसका 1 वर्ष बढ़ जाता है, फिर लोकसभा 6 वर्षों तक रह सकती है, ठीक है, सदन में। निम्न में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो ऑप्शन है आपके सामने, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, ए को लॉक कर दीजिए, क्योंकि निम्न सदन में मतलब निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, क्योंकि जनता द्वारा ही लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है, वो सांसद होते हैं और हम उनको चुनते हैं, ठीक है, जनता पर ही निर्भर करता है। निम्न में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? देखो संसद के 3 भाग हैं, एक तो स्वयं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, और एक है लोकसभा, ठीक है, 2, और तीसरा है राज्यसभा। तो ये 3 अंगों से हमारी भारतीय संसद मिलकर बनी हुई है। तो तीनों को ढूंढ लो, राष्ट्रपति तो मिल गया, ठीक है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, मतलब उपराष्ट्रपति जो है संसद का भाग नहीं होता है, मतलब वो राज्यसभा का बहुमत का नेता तो है, लेकिन जो संसद मिलकर बनी होती है भारतीय संसद, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, इसलिए संसद के 3 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए, 3 होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 तरह के स्तर के मंत्री होते हैं, ठीक है। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो कि आपको मालूम ही होगा, कैबिनेट मंत्री जिसमें भाग होते हैं कि किसी को विकास मंत्रालय दे दिया, किसी को रेल मंत्रालय दे दिया,
कोई सड़क परिवहन मंत्री बन गया, कोई रक्षा परिवहन मंत्री बन गया, कोई बजट मंत्री बन गया, तो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। उनके नीचे होते हैं राज्य मंत्री, ध्यान रखें, और उनके भी नीचे होते हैं उप मंत्री, ठीक है, उप मंत्री होते हैं। तो ये 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री नहीं आता, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री आता है उसे बोलते हैं अपन मंत्रिमंडल, और उप मंत्री, राज्य मंत्री और जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं उसे बोलते हैं मंत्री परिषद। 3 तरह के मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है दोस्तों। राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की। एक के साथ जाएंगे, एक को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों, एक को लॉक कर दीजिएगा। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रधान जो है यानी कि अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी को लॉक कर दीजिए। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वह कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन ये वास्तविक नहीं होता। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वह प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है, ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया है कि कार्यपालिका का प्रधान यानी कि अध्यक्ष कौन होता है, मतलब देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सरदार पटेल जी रहे हैं, इनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए को लॉक कर दीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन अब हाल ही जो उप प्रधानमंत्री पद नहीं बनाया जाता देश में, ठीक है। उप प्रधानमंत्री पद है ही नहीं है अभी देश में, वो तो जब देश की ज़रूरत पड़ती है इस पद को तभी इसकी स्थापना कर ली जाती है, अन्यथा हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन रहा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरण सिंह जी, ठीक है। आपके मन में चल रहे होंगे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी सरकार मात्र 13 दिन ही केंद्र में रह पाई थी, सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं अटल बिहारी वाजपेयी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चरण सिंह, क्योंकि ये सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहते। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन रहा? तो चरण सिंह। ऑप्शन में यदि चरण सिंह के साथ यदि ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी होती तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी आपका राइट आंसर हो जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए चरण सिंह है। जिसके बाद सबसे कम, यदि पूछा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन रहा है, तो चरण सिंह रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक जो होता है वह संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, दोनों सदनों में एक साथ। तो ये लोकसभा में ही किया जाता है, ये को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों, ये को लॉक कर दीजिएगा। लोकसभा में ही ये जो है लाया जाता है धन विधेयक को, क्योंकि सरकार जिसकी होती है भाई तो धन विधेयक लाएगी, सीधी सी बात है। तो लोकसभा में ही तो जो है सरकार बैठी होती है तो वो धन विधेयक लाती है, तो राज्यसभा में थोड़ी आएगा धन विधेयक, ठीक है। इसलिए लोकसभा में लाया जाता है धन विधेयक को, ये को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं, पहली बात, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी को लॉक कर दीजिए, क्योंकि संसद के जो सत्र होते हैं वे 3 ही होते हैं, ध्यान रखना, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम, ध्यान रखें 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्र वाचना कौन करता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो बी को लॉक कर दीजिएगा, राष्ट्रपति को लॉक कर दीजिएगा। ध्यान रखें, अब कुछ लोग जो है
राष्ट्रपति ना लगाकर लोकसभा के अध्यक्ष को लगा देंगे, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि संसद के दोनों सदनों का सत्रवासना कौन करता है। तो सत्रवासना बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन यदि प्रश्न में ये पूछा जाता कि संसद के दोनों सदनों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो फिर वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना कि जब भी उसका मूड बनेगा तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो है समक्ष पेश होगा, प्रश्न पूछेगा उनसे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है संसद के दोनों सदनों का बुलाता कौन है, उनकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। और यदि प्रश्न में ये पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रवासना कौन करता है, तो फिर वह राष्ट्रपति करता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा, सी को लॉक कर दीजिएगा। संविधान का जो है व्याख्याकार और संरक्षक कौन है, तो वह है सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखें, देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय। उसके नीचे जो है उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं वह आते हैं, और अधीनस्थ न्यायालय जिसे जिला न्यायालय बोलते हैं वह आते हैं, ठीक है। 3 तरह के न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो सिर्फ एक ही है, सुप्रीम कोर्ट, यह कि दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी आयु होती है, तो 65 वर्ष, मतलब 65 वर्ष तक वो पद पर रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश है। टोटल इनकी संख्या होती है 31, ठीक है। होते सिर्फ कितने हैं, 31 होते हैं, लेकिन 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और 31 में से ही जो है एक मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोला जाता है, ठीक है।